डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का बनो आईएएस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ और आज मैं भारतीय अर्थव्यवस्था के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़े ही प्रेरणादायक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। अक्सर हम सुनते रहते हैं कि भई देश में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन घट रहा है, चाहे आप तमाम टीवी चैनल्स की डिबेट में देखें, न्यूज़पेपर में देखें, हर जगह इसी बात की चर्चा रहती है, ठीक है ना? कि भई मुद्रास्फीति बढ़ रही है या महँगाई बढ़ रही है। तो आज हम एक जनरल डिस्कशन, एक सामान्य परिचर्चा उसी पे रखने वाले हैं और यह समझने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि मुद्रास्फीति है क्या? उसके कौन-कौन से आयाम हैं? उसे कैसे समझा जा सकता है? उसके कितने प्रकार हो सकते हैं? यही सारी चीज़ें जो हैं आज के हम इस कक्षा में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तो बच्चों आइए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले अ, मैं जो कंटेंट है उस पे चर्चा करूं कि हम कंटेंट में तो सबसे पहले हम इसी पॉइंट पे चर्चा करेंगे कि मुद्रा स्फीति क्या है। दूसरा, फिर आप इसके ऑपोजिट, इसके उलट एक टर्म और पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं अवस्फीति। अवस्फीति क्या है यह समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम तीसरे पॉइंट में समझने की कोशिश करेंगे जो आपका है मुद्रा स्फीति के प्रकार। कई सारे प्रकार की मुद्रास्फीति देखने को मिलती है, लेकिन हम सबसे पहले इसके दो बहुत सामान्य प्रकारों को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें पहला है आपका मांग प्रेरित यानी डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एवं दूसरी है आपकी लागत प्रेरित, जिसे हम बोलते हैं आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो हम पहले इन्हीं टॉपिक पे चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद अपनी परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इन्फ्लेशन, प्यारे विद्यार्थियों, पहले आपको थोड़ा सा इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में हम चलते हैं। जब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो शब्द है जिसे हम कह रहे हैं मुद्रास्फीति, इसके विकास का क्रम क्या है। पहले तो ये समझना है कि लैटिन टर्म से इसको लिया गया है। इंग्लिश के ज्यादातर जो टर्म है हम उनको देखते हैं कि उनका जो जन्म है या उनकी जो मदर लैंग्वेज है वो लैटिन है, ठीक है ना। खैर इटिमोलॉजिकली मैं नहीं जा रहा हूं, बहुत ज्यादा उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा एक सामान्य डिस्कशन है, तो इसीलिए मैं उतने गहराई में नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर भी मैं कुछ समझाने की कोशिश करूंगा कि जो मुद्रास्फीति है, जैसे आज जब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं तो हम देखते हैं कि जिसे हम कह रहे हैं मूल्यों में वृद्धि, मूल्यों में वृद्धि या जिसे आप पढ़ते हैं राइज इन प्राइसेस। तो ये जो राइज इन प्राइसेस है, जब मुद्रास्फीति का अध्ययन किया गया या जब ये टर्म जो है चलन में आया 14वीं शताब्दी में, तब से लेकर के आज तक क्या यह केवल इसी परिप्रेक्ष्य में पढ़ा जाता है या इसके और बहुत सारे आयाम हैं। तो सबसे पहले हम वही समझने की कोशिश करेंगे कि हम इस जो निर्णय है जिसको हम बोलते हैं कि मुद्रास्फीति का मतलब मूल्यों में वृद्धि या महंगाई, यहां तक कैसे पहुंचे, फिर उसके बाद हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम कई सारे जो बड़े अर्थशास्त्री हैं उनका नाम पढ़ते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं एक इकोनॉमिस्ट है जिनको पढ़ते हैं डेविड रिकार्डो, दूसरे हैं आपके डेविड ह्यूम। डेविड ह्यूम, ये दोनों वो महान अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने सबसे पहले ये जो टर्म है जिसे हम बोलते हैं मुद्रास्फीति, इस टर्म की चर्चा इन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में किया या किस संदर्भ में किया। इन्होंने किया जिसको हम बोलते हैं कि
जो आपकी मुद्रा है, मुद्रा के मान में कमी या इसके जो वैल्यू है उसमें ह्रास, डेप्रिसिएशन जिसको बोलते हैं, यानी डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ मनी। जो आपका धन है उसके मान में कमी, धन में के मान में कमी क्यों, इसकी वजह उन्होंने बताई कि उस समय, क्योंकि जैसे आज हम देखते हैं कि एक केंद्रीय बैंक है, वही जितनी भी मुद्रा है उसको जारी करना, उसको चलन में लाने के लिए उत्तरदायी होता है। उस तरीके की व्यवस्था 18वीं शताब्दी में या 17वीं शताब्दी में देखने को नहीं मिलती है। उस समय पे हम देखते हैं कि जो प्राइवेट बैंक होते थे वो भी अपनी करेंसी को जारी करते थे। तो इन्होंने देखा कि जो उस समय के प्राइवेट जो बैंक है, जो यानी आपके निजी बैंक हैं, निजी बैंकों के द्वारा बेहताशा बहुत ज्यादा मात्रा में मुद्रा प्रसार के चलते जो मुद्रा है उसकी मुद्रा के मान में कमी आई, मुद्रा के मान में कमी आई। तो जब सबसे पहले ये जो टर्म है इन्फ्लेशन, जब ये चर्चा में आया, तो हम देखते हैं कि 18वीं शताब्दी के आसपास दो बड़े अर्थशास्त्री डेविड रिकार्डो और डेविड ह्यूम, उन्होंने एक परिघटना, एक जो उस समय के जो आर्थिक परिप्रेक्ष्य में जो घटना हो रही है उस पे उनकी नजर गई। उन्होंने देखा कि जो मुद्रा है उसके मान में निरंतर गिरावट हो रही है, डेप्रिसिएशन हो रहा है, उसकी वैल्यू में गिरावट हो रही है। अच्छा, उस वैल्यू में गिरावट की वजह क्या है कि मुद्रा का बहुत बड़े स्तर पर बाजार में आ जाना, और उस आने की वजह क्या है, क्योंकि आज की तरह की सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं है, जैसे आरबीआई या हर देश का जो सेंट्रल बैंक है वो इसके प्रसार या इस पे नियंत्रण रखने के लिए उत्तरदायी होता, उस समय नहीं था। तो उस समय निजी बैंकों को भी ये पावर थी कि वो अपने द्वारा मुद्रा का चलन कर सकते हैं। तो निजी बैंकों के द्वारा बहुत ज्यादा मात्रा में नोटों को बाजार में लाना, उनको प्रिंट करना, उसके चलते जो है मुद्रा के मान में कमी आई। फिर ये परिप्रेक्ष्य जो है कंटिन्यू रहता है, बीच में कुछ और होता है। फिर हम देखते हैं कि जब महामंदी आई, महामंदी जिसको आप तीसा की महामंदी भी पढ़ते हैं, उस समय आप देखते हैं कि एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है किन्ज, जिनको हम बोलते हैं J.M. किन्ज, जॉन मेनार्ड किन्ज। जॉन मेनार्ड किन्ज पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने मुद्रा स्फीति के संबंध में एक अपनी नई जो अवधारणा है उसको दिया। जॉन मेनार्ड किन्ज से पहले जितने भी अर्थशास्त्री थे उनका मानना था कि बैंकों के द्वारा बहुत ज्यादा मात्रा में मुद्रा का चलन होने की वजह से मुद्रा के मान में गिरावट आई। लेकिन ये पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने इन्फ्लेशन को किससे जोड़ा, यानी सेग्रीगेट किया, इस चीज से हटा करके वस्तु और सेवाओं के मूल्यों में होने वाली वृद्धि से। तो जब हम डियर स्टूडेंट आज की तारीख में ये पढ़ते हैं कि जो ये अवधारणा है मुद्रास्फीति की, कि भाई मुद्रास्फीति का मतलब है निरंतर होने वाली मूल्यों में वृद्धि, किसके संबंध में, वस्तु और सेवाओं के। तो ये जो अवधारणा है इसके जनक माने जाते हैं जॉन मेनार्ड किन्ज, जिनको हम फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग अवधारणाएं, बहुत महान अर्थशास्त्री हुए हैं, उनके द्वारा बहुत सारी अवधारणाएं दी गई हैं। तो पहली बार महामंदी के दौरान जब उन्होंने इस अवधारणा को दिया तो उन्होंने इसको अलग किया, और हालांकि जब अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि कहीं ना कहीं दोनों का जो भाव है वो एक ही है। मुद्रा के मान में गिरावट आ रही है या महंगाई हो रही है, तो महंगाई भी कहीं ना कहीं उसी चीज को एक तरीके से जो है प्रदर्शित करने की कोशिश करती है। लेकिन हम पहले ये समझेंगे कि ये जो मूल्यों में वृद्धि है इसको इन्फ्लेशन के रूप में क्यों समझा गया। ये बात क्लियर है? तो ये मैंने केवल आपको इसलिए समझाया कि कभी आपको चर्चा करनी हो तो आपको ये समझना होगा कि ये जो मूल्यों में वृद्धि का सिद्धांत है ये एकदम से नहीं आया, ये मॉडर्न अवधारणा है जिसको जॉन मेनार्ड किन्ज लेकर के आए। उससे पहले जो इकोनॉमिस्ट हुए हैं उन्होंने इस परिकल्पना को किसी दूसरे संदर्भ में समझाने की या दुनिया को समझाने की कोशिश की थी। बात क्लियर है? चलिए तो
अब चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि मुद्रास्फीति क्या है। बहुत सरल शब्दों में समझिए। जब हम इस टर्म को डिस्कस करते हैं जिसे हम कह रहे हैं मुद्रास्फीति, ये मुद्रास्फीति जो है ये एक है आपका तकनीकी शब्द, ये तकनीकी शब्दावली है। तकनीकी शब्दावली सुन के थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, भाई क्या है, समझे। लेकिन इसको यदि सरल शब्दों में हम समझने की कोशिश करें तो सरल इसकी व्याख्या है या इसकी सरल जो परिभाषा है वो है कि मुद्रास्फीति से हमारा तात्पर्य है वस्तु एवं सेवाओं के मूल्यों में होने वाली निरंतर वृद्धि, होने वाली निरंतर वृद्धि, कंटिन्यूअस राइज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बात समझे। तो अब यदि वस्तु एवं सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि हो रही तो इसको और सरल शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं महंगाई। ठीक है, महंगाई या तकनीकी परिभाषा में या तकनीकी शब्दावली में उसी को हम बोलते हैं मुद्रास्फीति। तो जब हम ये समझने की कोशिश करते हैं मुद्रास्फीति क्या है, तो मुद्रास्फीति से तात्पर्य है, तकनीकी शब्दों में अगर देखें, कि वस्तु एवं सेवाओं के मूल्यों में होने वाली निरंतर वृद्धि, या बिल्कुल सरल शब्दों में इसको हम कहेंगे महंगाई। यह बात अलग है कि हर वृद्धि जो है, जो भी वृद्धि हो रही है वस्तु एवं सेवाओं के मूल्यों में, हर वृद्धि महंगाई नहीं होती, वो तकनीकी मामला है, समझाएंगे उसको भी। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना है कि यदि वस्तु एवं सेवाएं महंगी हो रही हैं, उनके मूल्यों में वृद्धि हो रही है, तो इसी परिघटना को या इसी जो है घटना को हम बोलते हैं मुद्रास्फीति। अब देखिए इसको और थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो अगर हम इसको समझे तो अब दोनों ही बातें निकल के आएंगी जो अभी हम डेविड ह्यूम और जॉन मेनार्ड किंज के बारे में बात कर रहे थे। तो सबसे पहले हम समझ सकते हैं कि मुद्रास्फीति में दो चीजें समानांतर हो रही हैं। सबसे पहला है कि जो आपकी वस्तु एवं सेवा के मूल्यों में निरंतर वृद्धि, वस्तु एवं सेवाओं के मूल्यों में निरंतर वृद्धि। दूसरा, सेकंड, या हम कह सकते हैं कि जो आपके पास मुद्रा है, मुद्रा के मान या उसके मूल्य में निरंतर गिरावट, निरंतर गिरावट। यानी जो आपकी करेंसी है, वैल्यू इज डिक्लाइनिंग, इज डिक्लाइनिंग। और यहां पे क्या हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज आर गेटिंग कॉस्टलियर, यानी उनमें निरंतर वृद्धि हो रही है। जब ये दोनों घटनाएं एक साथ हो तब हम कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में क्या हो रही है, मुद्रास्फीति हो रही है। तो मुद्रास्फीति से मतलब हुआ कि वस्तु एवं सेवाएं महंगी हो रही है या मुद्रा के मान में या उसके मूल्य में निरंतर गिरावट हो रही है। अब देखो इसको एक एग्जांपल से समझिए। जैसे मैं कहूं, सपोज हम एक एग्जांपल लें कि सपोज शूज आपके 2024 में इनका मूल्य सपोज हमने माना 5000 रुपये था। अब 2025 इन 2005 में इनका मूल्य कितना हो गया, सपोज हमने मान लिया 6000 रुपये हो गया। अब 5000 रुपए से 6000 रुपए मूल्य का हो जाना, यह परिचायक है किसका, कि शूज क्या हो गए हैं, महंगे हो गए हैं। सबसे पहले तो यह समझना है कि जो मूल्य है वो बढ़ा है, 5000 रुपए से बढ़कर के कितना हो गया, 6000। तो यदि हम इसको बिल्कुल सरल शब्दों में समझने का प्रयास करें तो हम कह सकते हैं कि वस्तु महंगी हुई है 5000 से 6000 रुपए। अब दूसरी बात है कि करेंसी की वैल्यू कैसे डिक्लाइन हुई है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि आज की तारीख में अगर हम क्रय क्षमता देखें
क्रय क्षमता। तो क्रय क्षमता में कितनी गिरावट आई है, या तो क्रय क्षमता में जो गिरावट हुई है वो 5,000 रुपए की क्रय क्षमता बराबर किसके हो गई, 6,000 रुपए। तो आप कह सकते हैं कि पहले जितना काम 5,000 रुपए कर पाते थे, आज उतना ही काम करने के लिए कितने रुपयों की जरूरत है, 6,000। तो इस केस में हम कहेंगे कि हमें वही वस्तु खरीदने के लिए आपने 1,000 रुपए, ये क्या है, अतिरिक्त अदा किए हैं, अतिरिक्त अदा किए। तो इसका मतलब यह हुआ कि पैसे भी ज्यादा गए और वस्तु की जो क्वांटिटी थी वो भी उतनी रही। पहले भी आपने एक जोड़ी शूज खरीदा, आज भी एक जोड़ी शूज खरीदा, यानी उसमें कोई पहले भी उसी ब्रांड का खरीदा, आज भी उसी ब्रांड का खरीदा, लेकिन मूल्य ज्यादा अदा किया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले 5,000 रुपए ज्यादा ताकतवर थे आज के 6,000 रुपए से। क्यों? क्योंकि यह हम कह सकते हैं कि मुद्रा की क्रय क्षमता में क्या हुई है, गिरावट हुई है। तो इन्फ्लेशन का दूसरा तात्पर्य यह भी होता, आपने लिखा ना मुद्रा के मान, या हम लिख सकते, अगर मैं यहां पे दूसरा शब्द यूज करना चाहूं कि मुद्रा की क्रय क्षमता में क्या, गिरावट, मुद्रा की क्रय क्षमता में गिरावट। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम ये समझते हैं कि इन्फ्लेशन क्या है, तो आप कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन से तात्पर्य है वस्तु एवं सेवाओं के मूल्यों में होने वाली निरंतर वृद्धि, या मुद्रा की क्रय क्षमता में होने वाली गिरावट, या मुद्रा के मूल्य, मुद्रा के मान में होने वाली गिरावट से। यह बात क्लियर है? अच्छा, ये कब, इसमें साथ साथ हमें यह भी समझना होता है कि बिना किसी आधार के और बिना किसी समय के हम यह नहीं जान सकते कि भाई मूल्यों में गिरावट हुई या नहीं हुई। जैसे मान लिया मैं कहूं कि क्या हर मूल्य में होने वाली वृद्धि महंगाई है, तो आप कहेंगे नहीं, हर मूल्य में होने वाली वृद्धि महंगाई नहीं होती है। उसके लिए कोरेस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ टाइम का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बात समझे ना। तो और आधार का होना जरूरी है। जैसे मान लिया आज की तारीख में आपसे पूछे, आज से पहले आपने कभी अपना वेट नहीं किया, यानी अपने वजन को नहीं मापा है। अब यदि अचानक से आदमी कोई पूछने लगे कि भाई आप में वजन बढ़ा या वजन घटा, तो आप बता ही नहीं सकते। क्यों? आप अनुमान लगा सकते हैं लेकिन बता नहीं सकते, एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरा वजन बढ़ा या घटा। क्यों? क्योंकि आपको पूर्व का वजन पता नहीं है। लेकिन यदि आपने 5 महीने पहले वजन नापा है, वजन को मापा है, और आप जानते हैं कि 5 मंथ एगो मेरा वेट 70 केजी था, और आज आप फिर माप रहे हैं और आपने देखा कि वो 68 हो गया है या 72 हो गया, तो आप अचानक से कह सकते हैं कि हाँ, मेरे वजन में 2 किलोग्राम की गिरावट हुई है या 2 किलोग्राम की वृद्धि। तो यानी जो 5 महीने पहले आपने अपने वजन को मापा, वही आधार कहलाता है। तो जब भी हम मूल्यों में होने वाली वृद्धि या गिरावट की चर्चा करते तो पहले हमें आधार का पता होना जरूरी है। तो इसीलिए हम देखते हैं कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ते, जिसे पढ़ते आधार वर्ष, आधार वर्ष। तो यदि हम सरल शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि आधार वर्ष की तुलना में वस्तु एवं सेवाओं के मूल्यों में होने वाली वृद्धि या मुद्रा की क्रय क्षमता में होने वाली गिरावट मुद्रास्फीति कहलाती है। क्या यह बात क्लियर है? मैं एक बार फिर से आपको समझा दूं कि जब भी हम मुद्रास्फीति, जिसको ये जो तकनीकी शब्द है, जिसको हम सरल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं, तो हम बोलते हैं कि महंगाई से तात्पर्य है या वस्तु एवं सेवाओं के मूल्यों में होने वाली निरंतर वृद्धि से इसका तात्पर्य है। बात समझे? और हम कहते हैं कि ये इसमें दूसरी कॉन्सेप्ट ये कि इसमें मुद्रा की क्रय क्षमता में निरंतर गिरावट। महंगाई का मतलब ही है कि कोई पेन आज 10 रुपए का था, कल वो 15 रुपए का हो गया, तो कहने का मतलब ये हुआ कि मुद्रा की क्रय क्षमता में गिरावट हो गई है। बस। अच्छा, एक कारण अलग है कि वो क्यों हुआ है, वो मुद्रा के बहुत ज्यादा चलन की वजह से हुआ है, जो डेविड ह्यूम और मिलर ने कहा, या डिमांड और सप्लाई में गड़बड़ के चलते हुआ है, जो आपका जॉन मेनार्ड किन्स ने कहा कि जब भी मांग और आपूर्ति के इक्वेशन में गड़बड़ होगी तो कहीं ना कहीं महंगाई पनपेगी। अभी उसी पे आने की हम कोशिश करेंगे। बात क्लियर है? तो सबसे पहले आप यही समझेंगे कि मुद्रास्फीति से तात्पर्य है वस्तु एवं सेवाओं के मूल्यों में होने वाली निरंतर वृद्धि या मुद्रा की क्रय क्षमता में होने वाली गिरावट। किसके सापेक्ष, किसके संदर्भ में? आधार वर्ष के संदर्भ में। यह बात क्लियर है? अब हम इसके दूसरे भाग की चर्चा करते हैं।
सेकंड पार्ट पे चलते हैं। तो सेकंड पार्ट पे हम ये समझने की कोशिश करें कि जो मुद्रास्फीति है, स्फीति के प्रकार, प्रकार क्या, ये दोनों बेसिकली कारण हैं, समझे ना। प्रकार में तो हम इनको डिस्कस करते, लेकिन ये दोनों कारण भी हैं। जैसे एक तरफ मैंने लिखा है मांग प्रेरित, जिसे हमने कहा है डिमांड पुल, और दूसरी तरफ मैंने लिखा है आपकी लागत जन्य, जिसे आप पढ़ते हैं डिमांड पुल, और दूसरी तरफ आप पढ़ते हैं कॉस्ट पुश। कॉस्ट पुश और डिमांड पुल, दोनों को समझने की कोशिश करिए। जैसे हम अगर ये समझने की कोशिश करें पहले कि भारत, इसमें दो जो बल हैं, फोर्स हैं, वो निरंतर कार्य करते हैं। सबसे पहला है जिसको हम बोलते हैं समग्र मांग, और दूसरा जिसको हम बोलते हैं समग्र आपूर्ति। समग्र आपूर्ति, समग्र मांग जो है ये अर्थव्यवस्था में होने वाले उपभोग के बारे में चर्चा करती है। उपभोग, जिसको अंग्रेजी में आप लोग पढ़ते हैं कंजम्पशन। एग्रीगेट डिमांड जो है, समग्र मांग, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? उपभोग को। उपभोग जिसको हम अंग्रेजी में, क्योंकि हमेशा अधिकांश लोग जो हैं मिक्स्ड लैंग्वेज को समझते हैं, इसलिए मैंने कंजम्पशन लिखा है, ठीक है ना। समग्र आपूर्ति ये अर्थव्यवस्था में इंगित करती है या इंडिकेट करती है, जिसे हम बोलते हैं आपका उत्पादन को। जितना उत्पादन होगा उतनी ही आपूर्ति हो पाएगी, जिसको आप सरल शब्दों में बोलते हैं प्रोडक्शन। बात समझे? यानी उपभोग और उत्पादन, तो यही जो दो बल हैं, इन दोनों बलों के मध्य किस प्रकार का समीकरण उपस्थित है, ये अर्थव्यवस्था को वो कितने सुचारू रूप से चलेगी, उसमें महंगाई आएगी या उसमें मंदी आएगी, या जिसको तकनीकी भाषा में आप जो है डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, या अपस्फीति और मुद्रास्फीति बोलते हैं, ये निर्भर करेगा इन दोनों जो बल है, समग्र मांग और समग्र आपूर्ति के इक्वेशन पे। कैसे? जैसे हम कुछ संभावनाओं पे चर्चा करें। सबसे पहली हम संभावना पे चर्चा करें कि अर्थव्यवस्था में जो मांग है ये ज्यादा है, एवं दूसरी तरफ हम कहें आपूर्ति यानी प्रोडक्शन जो है वो कम है। एक हम चर्चा करें कि मांग कम है एवं आपूर्ति ज्यादा है। तीसरी अवस्था हम देख सकते हैं कि जिसमें दोनों बराबर हैं, यानी मांग बराबर आपके किसके है, जिसे हम कह सकते हैं आपूर्ति। अब इन तीनों ही अवस्थाओं में अर्थव्यवस्था अलग अलग प्रकार से जो है रिएक्ट करेगी, समझे ना। जैसे डियर स्टूडेंट्स, यदि मैं कहूं कि मांग ज्यादा और आपूर्ति कम, यानी सामान को खरीदने वाले 100 लोग हैं लेकिन सामान की उपलब्धता केवल 10 है, कहने का मतलब यह हुआ कि अर्थव्यवस्था में कार केवल कितनी है? केवल 10 हैं, लेकिन इनके जो खरीददार हैं ये अगर मैं कहूं 100 हैं। अब आप मुझे बताइए इस अवस्था को हम क्या कहेंगे कि अर्थव्यवस्था में मांग ज्यादा है और आपूर्ति कम, क्योंकि कार की उपलब्धता ये उदाहरण है किसका? उत्पादन का, और खरीददार यानी कंजम्पशन ये उदाहरण है किसका? जिसको हम बोलेंगे मांग, उपभोग, यानी उपभोक्ता ज्यादा है और वस्तु की उपलब्धता कम है। तो जब भी इस प्रकार की अवस्था पैदा होगी तो यह हमेशा किसको जन्म देगी? यह अवस्था
मूल्यों में वृद्धि को जन्म देगी, मूल्यों में वृद्धि को जन्म देगी। और मूल्यों में वृद्धि को डियर स्टूडेंट्स आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, जिसको हम बोलते हैं आपका मुद्रास्फीति। बात क्लियर हुआ? तो यानी यदि हम कहें कि मुद्रास्फीति की एक वजह क्या हुई, तो आप बिल्कुल सरल शब्दों में व्याख्या दे सकते हैं कि उसकी वजह यह हुई कि भाई मांग ज्यादा थी और आपूर्ति कम। तो जब इस प्रकार की अवस्था हो कि इकोनॉमी में डिमांड इज ग्रेटर देन द सप्लाई, यानी एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन द सप्लाई, जब भी मांग ज्यादा है और सप्लाई कम है, यानी मांग ज्यादा है आपूर्ति कम है, तो इस अवस्था के चलते जो मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में उत्पन्न होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। तो डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए मैं कह रहा था कि बेसिकली ये प्रकार ना होकर के कारण है। तो जब भी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का प्रमुख कारण यह है कि उसके यानी जो वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन कम है लेकिन उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ रही है, तो वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या है, उस वस्तु को प्राप्त करने के ललायत रहते हैं या इच्छुक रहते हैं, खरीदार बहुत ज्यादा होते हैं। और जब खरीदारों की संख्या बढ़ेगी तो उनके अंदर कंपटीशन होगा, क्योंकि मुझे भी कार चाहिए, मुझे भी कार चाहिए, मुझे भी कार चाहिए, तो उस अवस्था में मूल्यों पर नियंत्रण नहीं रह पाता है। तो यानी जो विक्रेता है, जो सेलर है, वो क्या करता है, धीरे 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 वस्तु उस अवस्था का लाभ उठाने के लिए अपनी वस्तु के मूल्य में वृद्धि करना प्रारंभ कर देता है। तो पता लगा कि जो कार 5 लाख की आ रही थी, अनियमित मांग होने के चलते वो 10 लाख की हो गई, यानी उसमें कितना, डबल का 100% से भी ज्यादा की उसमें मूल्यों में वृद्धि हो गई। तो इस अवस्था को हम क्या कहेंगे, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। तो यानी मुद्रास्फीति जो अर्थव्यवस्था में बढ़ी उसकी वजह क्या है, मांग का होना। तो हम यदि अधिकांश जो विकासशील राष्ट्र हैं जैसे भारत है या उनमें देखें तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, अभी हमारी जो मशीनरी है या हमारी उत्पादन प्रक्रिया उतनी उन्नत नहीं है कि हम अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर सके, जिसके चलते एक अभाव बना रहता है, उत्पादन धीमा रहता है या उत्पादन उतना पर्याप्त नहीं है कि जो इतनी बड़ी जनसंख्या की आपूर्ति को कर सके। तो इसीलिए ये मान के चला जाता है कि एक एवरेज इन्फ्लेशन रेट, मुद्रास्फीति दर तो बनी ही रहेगी, जो 4, 5, 6 तक हमेशा आपको देखने को मिलती है कि यदि कोई चीज आज 100 रुपए की है तो वो अगले साल 106 रुपए की होना तय है। बात क्लियर हुआ? ये तो सरल शब्दों में आप समझेंगे कि जब अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन की वजह क्या हो, मांग का ज्यादा होना, उत्पादन का कम होना, यानी उपभोग का ज्यादा होना, उत्पादन का कम होना, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, उसके चलते जो इन्फ्लेशन पैदा हुई है उसी को हमने क्या कहा है, मांग जनित मुद्रास्फीति। ठीक है ना? अब हम आएंगे लागत प्रेरित पर, लेकिन उससे पहले मैं इसको समझा दूं। अच्छा, अब जैसे यह अवस्था हो जाए, इस अवस्था में क्या होगा, इस अवस्था में अब आप मुझे बताइए कि कारें हैं 100 लेकिन खरीदार है 10, यानी हम उल्टा ले लेते हैं कि हमारे पास कार्स कितनी हैं, कार्स बराबर 100, लेकिन जो खरीदार है ये हमारे पास है 10। अब समीकरण उल्टा हो गया। समीकरण उल्टा होने का मतलब कि यानी 100 कार 10 खरीदार। अब आप परेशान हैं कि यार मेरा प्रोडक्ट बिके तो बिके कैसे, क्योंकि लोगों में आपके प्रोडक्ट को लेकर के उत्सुकता ही नहीं है, आपका प्रोडक्शन ज्यादा है लेकिन मांग नहीं है। तो इस अवस्था में उल्टा प्रभाव पड़ता है। तो उल्टे प्रभाव में जैसे आपने कहा कि मुद्रास्फीति में मूल्यों में वृद्धि को, यह अवस्था पहली अवस्था जिसमें कार कम है और खरीदार ज्यादा है, मूल्यों में वृद्धि को जन्म दे रही है। इस अवस्था में आप क्या करेंगे कि अपने उत्पाद को बेचने के लिए उसके मूल्यों में गिरावट करना शुरू करेंगे। जैसे आप देखेंगे अभी शैक्षिक जो शिक्षा के क्षेत्र में हम जो देख रहे हैं, इसमें भी एक इसी तरह का चलन चला हुआ है कि कहा बहुत समय पहले बहुत ज्यादा फीस होती थी, आज धीरे 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 होकर के कम हो गई, क्योंकि बहुत सारे संस्थानों के आने के चलते उनमें बहुत कंपटीशन हुआ है, जिसके चलते फीस में क्या है, बड़े सब्सटेंशियल लेवल पे गिरावट देखने को मिल रही है। तो अब यदि ऐसी अवस्था है कि जहां उत्पाद ज्यादा है और उपभोक्ता कम है, उस अवस्था को
जब हम देखेंगे अर्थव्यवस्था में वो किस प्रकार का प्रभाव डालती है, तो इसका प्रभाव किस प्रकार का होगा डियर स्टूडेंट, कि इस अवस्था में मूल्यों में कमी या गिरावट देखने को मिलेगी। मूल्यों में गिरावट या कमी देखने को मिलेगी। और यही अवस्था डियर स्टूडेंट अर्थव्यवस्था में आप हमेशा पढ़ते हैं, तकनीकी शब्द ही मैं यूज करूंगा जिसको हम बोलते हैं मंदी। ये अवस्था मंदी की कहलाती है, यानी उत्पाद तो है लेकिन उसकी मांग ही नहीं है, उसके खरीदारी उपस्थित नहीं है। तो मंदी की अवस्था में क्या होगा, मूल्यों में भी गिरावट होगी, समझे, और फिर भी उत्पाद बिकने का नाम नहीं लेगा। अच्छा, फिर जब ये आगे बढ़ती जाएगी तो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को अपनी चपेट में ले लेती, क्योंकि पहले उत्पादन इतना हो चुका है, ओवर प्रोडक्शन हो चुका है या सरप्लस प्रोडक्शन हो चुका है कि आगे फिर मशीनरी को चलाने की हमें जरूरत नहीं है या उसकी आवश्यकता महसूस नहीं होती, तो हम मशीनरी बंद कर देते हैं, प्लांट बंद हो जाते हैं, उत्पादन नहीं होता है, उत्पादन नहीं होगा तो बेरोजगारी होगी, बेरोजगारी होगी तो जेब से पैसा और कम होगा, और कम होगा तो मंदी पहले से है ही है, ऑलरेडी क्या होंगे, और मंदी में चले जाएंगे। बात समझे ना। तो इसीलिए यह अवस्था बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन इसकी वजह क्या है, क्योंकि मांग कम है और आपूर्ति ज्यादा, यानी उत्पादन ज्यादा हो गया है, मांग के अनुरूप उत्पादन नहीं हुआ है। यह जो अवस्था है मांग एवं आपूर्ति, तीसरी वाली जो अवस्था है, इसको हम साम्य अवस्था बोलते हैं। साम्य अवस्था, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसका मतलब कि डिमांड, लेकिन यहां से दो चीजें अच्छी हो सकती हैं, यानी एक चीज अच्छी हो सकती है, एक खराब। कि जब भी, जैसे पहले आप पढ़ते ना, जब इकोनॉमिक्स में जब हम पढ़ाते हैं इसको, कि कोई फर्म जब प्रोडक्शन शुरू करती है, जैसे सपोज आपने एक फर्म को एस्टेब्लिश किया, एक फर्म को खोला, हो सकता है उस फर्म को खोलने में आपका कई करोड़ रुपए इन्वेस्ट हुआ हो, लेकिन आप ऑल ऑफ ए सडन उससे उम्मीद नहीं कर सकते कि वो फर्म जो है अचानक से प्रॉफिट में चली आएगी। नहीं, सबसे पहले जो फर्म होती है वो धीरे 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 प्रोग्रेस करती हुई अपने लॉस और प्रॉफिट के मार्जिन को कम करती है। फिर एक अवस्था आएगी कि जब वो उतना कमाना शुरू कर लेगी कि जितना आपने लगाया है, 5 करोड़ लगाया, 5 करोड़ ही उसका जो है टर्नओवर हो गया। जब फर्म इस अवस्था में पहुंच जाएगी, उसको बोलते हैं साम्य अवस्था, के अब कोई भी फर्म स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में आ गई कि जितना लगाया उतना मिल रहा है लेकिन प्रॉफिट नहीं हो रहा है। अब यदि वो इसके ऊपर बढ़ेगी तो वह अवस्था कहलाती है प्रॉफिट, कि यहां से फर्म को प्रॉफिट होना शुरू होगा। लेकिन यदि साम्य पे आने के बाद वहां से नीचे गिरना शुरू हो गई तो फिर कंपनी को शटडाउन अवस्था, जिसको तालाबंदी बोलते हैं, फिर हम उसको नहीं चला पाएंगे, क्योंकि वो कंपनी अपना प्रॉफिट या अपनी उतनी भी कॉस्ट को निकालने में सक्षम नहीं है जितना हमने उस पर लगाया था। तो ये जब साम्य अवस्था अर्थव्यवस्था में आ जाएगी तो यहीं से ही या तो मांग अगर ज्यादा है, इकोनॉमी सब कुछ ठीक ठाक चल रही है, तो फिर धीरे धीरे मुद्रास्फीति, जो मॉडरेट मुद्रास्फीति है जिसकी हमें जरूरत होती है, जो इंडिकेशन देती है कि हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, उस पे आएगी, या फिर यहीं से अर्थव्यवस्था किस अवस्था में चली जाएगी, जिसको हम बोलते हैं मंदी की अवस्था। तो डियर स्टूडेंट, आपको यह समझना है कि जब भी मुद्रास्फीति को पढ़ा जाएगा तो उसमें इन तीनों इक्वेशन को समझना जरूरी है। इक्वेशन कौन सा, ये समग्र मांग एवं समग्र आपूर्ति। तो इसमें तीन अवस्थाएं हो सकती है कि समग्र मांग ज्यादा है समग्र आपूर्ति के, तो मुद्रास्फीति को जन्म देगी। समग्र मांग कम है समग्र आपूर्ति के, तो अपस्फीति को या मंदी को जन्म देगी। और तीसरी अवस्था है जिसको हम साम्य अवस्था बोलते हैं, मांग एवं आपूर्ति। तो साम्य अवस्था से भी ये पता लगेगा कि और नुकसान में हम जा रहे हैं या फिर हम और फायदे में जाने वाले। बात क्लियर है। तो जब भी आप मुद्रास्फीति के प्रकार पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो प्रकार है आपका, जिसको हम बोलते हैं मांग प्रेरित या डिमांड पुल, तो इस अवस्था में अर्थव्यवस्था तभी पहुंचती है जब मांग ज्यादा और आपूर्ति कम होती है। अब हम आते हैं दूसरी, थोड़ी सी टेक्निकल है, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। या आपके लागत प्रेरित जो आपने लिखा है अभी, लागत प्रेरित, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डियर स्टूडेंट, समझिए पहले इसको।
देखिए कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन से मतलब हमारा है कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लिया मैं कहूं, अभी आपने लिखा ना ये, कि मान लिया हम कहें कि अर्थव्यवस्था, इसमें एक अवस्था है, वो क्या है कि मांग बराबर किसके है, आपूर्ति, यानी उतनी ही डिमांड और उतनी ही आपूर्ति, लेकिन इसके बाद भी मूल्यों में वृद्धि हो जाए। अब आपको कहेंगे कि सर ऐसा कैसे, समझिए उसको, मांग बराबर आपूर्ति, परंतु फिर भी मूल्यों में वृद्धि हो जाए, वृद्धि हो जाए, यही अवस्था इंगित करती है या इंडिकेशन देती है किसका, कोस्ट पुश का। बहुत सरल एग्जांपल से, इसी मार्कर से समझाता हूं जो मेरे हाथ में है, इसको समझिए। जैसे डियर स्टूडेंट, ये मार्कर जो मेरे हाथ में है, अब मैं कह रहा हूं कि इसका मूल्य 2024 में बराबर 50 रुपी या 45 रुपी हम ले लेते हैं, सपोज 50 ही ले लेते हैं, सपोज 50 रुपी। 2024 में इसका जो मूल्य है वो 50 रुपए था। इसी मार्कर का मूल्य 2025 में 2025 में बढ़कर के सपोज हो गया 80 रुपए। अब प्रॉब्लम तो है कि भाई, तो सबसे पहले हमारा जो दिमाग है वो जाएगा कि क्या वजह हुई है, क्या मांग बढ़ी है, प्रोडक्शन घटा है, या कुछ और फैक्टर। तो कभी कभी हमें कुछ और फैक्टर्स पे भी ध्यान देना होता है, केवल एक ही फैक्टर। इसीलिए इन्फ्लेशन को कई तरीके से पढ़ते हैं, इसीलिए हम पढ़ते हैं मार्कअप इन्फ्लेशन। तो कॉस्ट पुश जो है बेसिकली मार्कअप का ही एक दूसरा वर्जन होता है, ठीक है ना। सेक्टोरल शिफ्ट है, मार्कअप है, बहुत सारी तरह की इन्फ्लेशन होती है, स्ट्रक्चरल है। तो ये मार्कअप, तो मार्कअप का मतलब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स जो प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनका भी प्राइस बढ़ सकता है। तो अब हम अपनी जेब से तो पे नहीं करेंगे, तो देखो समझिए कैसे। जैसे सपोज जब हमने इसका प्रोडक्शन किया, तो इसका प्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, रॉ मटेरियल। दूसरा, फिर हमने लेबर को क्या पे किया है, वेजेस। फिर हमने गवर्नमेंट को क्या पे किए हैं, टैक्सेस। इन सबको पे करने के बाद हम जो है इस निर्णय पे पहुंचे थे कि यदि 50 रुपए में हमारा मार्कर बिक रहा है तो हमें हानि नहीं होगी। तो जैसे सपोज हमने रॉ मटेरियल खरीदा 30 रुपए का, 30 रुपए की कॉस्ट हमारी रॉ मटेरियल और बाकी सब चीजों पे आई। लेबर को हमने पे किया सपोज 10 रुपए, 10 रुपए की कॉस्ट हमारी लेबर को आई, और गवर्नमेंट को भी हमने टैक्सेस सपोज 10 ही रुपए के पे किए। अब इन तीनों को कंप्यूट करने के बाद में हम इस डिसीजन पे पहुंचे कि हम अगर इसको 50 रुपए में बेचते हैं तो हम अपनी कॉस्ट भी रिकवर कर लेंगे और हम प्रॉफिट भी अर्न कर लेंगे। यानी हमने ओवरऑल प्राइस को जो डिसाइड किया 50 रुपए पे किया। अब क्या हुआ, सपोज नेक्स्ट ईयर एक एग्जांपल हम कोट करते हैं, क्योंकि लेबर पुश, इसको कॉस्ट पुश को कई नामों से, जैसे इसको प्रॉफिट पुश भी कहा जाता है, इसको सेलर्स पुश भी कहा जाता है, इसको लेबर पुश भी कहा जाता है, ठीक है ना, कई सारे। क्योंकि जितने भी जो फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं प्रोडक्शन में, वो ये उनमें से किसी एक की वजह भी हो सकती है या सारों की वजह से भी हो सकती है, ठीक है ना। तो जैसे हम ये मान करके चलें कि नेक्स्ट ईयर जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है यही बढ़ गई, रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज हो गया। सपोज ये 30 की बजाय अब हमारे पास में आने लगा सपोज 40 रुपए, या हम मान लेते हैं 50 रुपए का, सपोज 40 रुपए का हो गया। गवर्नमेंट नई वे लेबर पॉलिसी, जैसे सपोज अभी गवर्नमेंट नया पे स्केल लेकर के आ रही है, तो उस पे स्केल में सभी सेक्टर्स के लिए होगा भाई आप लोगों को अपनी अपनी जो वेजेस हैं उनको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो सपोज गवर्नमेंट न्यू वेज पॉलिसी लेकर के आई, आफ्टर न्यू वेज पॉलिसी जो लेबर के, जो लेबर फोर्स हमारे पास काम कर रहा है उनके जो वेजेस हैं उनमें भी इंक्रीज हो गया। सपोज ये अब 10 की बजाय चले गए 20 रुपीज पे। साथ साथ जब ये सारी चीजें बढ़ेंगी तो गवर्नमेंट ने भी सोचा चलो थोड़ा बहुत टैक्स हम भी इंक्रीज कर लेते, तो सपोज टैक्स भी हम 10 की बजाय अब पे करने लगे 20 रुपीज। तो अब हम देखेंगे कि
अब हमारा जो मार्कर है उसका प्राइस हो गया कितना, 80 रुपी। अच्छा, अब इसकी वजह ये नहीं थी, देयर वाज नो डिस्टर्बेंस इन टर्म्स ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई, मांग और आपूर्ति के संबंध में कोई भी व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ, लेकिन अचानक से रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ गए, जहां से भी खरीद रहे हैं वहीं से कॉस्ट इंक्रीज हो गया। सपोज गवर्नमेंट नई लेबर पॉलिसी ले आई, कुछ बर्डन उसका आ गया, गवर्नमेंट ने टैक्स रेट को रिवाइज कर दिया, कुछ बर्डन उसका हो गया। तो इस तरह के तमाम फैक्टर्स के चलते भी कभी कभी बिना मांग और आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न हुए भी क्या हो सकता है, वस्तु एवं सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि हो सकती है। तो जब कभी इस प्रकार के कारकों के चलते वस्तु एवं सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि हो डियर स्टूडेंट्स, तो इसी को बोलते कॉस्ट पुश, यानी लागत प्रेरित। तो मतलब क्या हुआ कि जो उत्पादन लागत है, उत्पादन लागत में वृद्धि के चलते उत्पन्न होने वाली मुद्रास्फीति, उत्पन्न होने वाली मुद्रास्फीति को ही हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट पुश या लागत जन्य या लागत प्रेरित, जो भी आप कहें, मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। तो आप समझे, तो यानी कभी कभी इस वजह से भी हो सकती है और कभी, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये दोनों बेसिकली जो है उसके प्रकार ना होकर के बल्कि क्या है, कारण है। तो मुद्रास्फीति का एक कारण क्या हुआ कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, भाई उत्पादन लागत बढ़ गई तो भी महंगाई बढ़ गई। दूसरी वजह क्या हुई कि भाई मांग एवं आपूर्ति के जो इक्वेशन है, जो समीकरण है, उसमें गड़बड़ हो गया, तो उसके चलते क्या है, इन्फ्लेशन में वृद्धि हो गई, और जिसको हमने कह दिया कि वो है आपकी मांग जनित या डिमांड पुल। ठीक है ना। तो अब इन दो के बाद में हम नेक्स्ट पे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो हमने तीसरे में साथ लिखा था दूसरा टर्म जिसे हम बोलते हैं अवस्फीति, अवस्फीति। अवस्फीति का मतलब है मुद्रास्फीति का बिल्कुल उल्टा, मुद्रास्फीति का उल्टा, मुद्रास्फीति का उल्टा, बिल्कुल एकदम विपरीत। तो इसको थोड़ा टेक्निकल समझाने की कोशिश करता हूं, तब आप ज्यादा समझेंगे। देखिए, जैसे सपोज मैं ग्राफ से समझाता हूं, ये बहुत सरल तरीका है इसको समझने का। इसको मैं मान लेता हूं ये है किसी भी वस्तु का आधार मूल्य, बेस प्राइस, आधार मूल्य या बेस प्राइस। ऊपर की तरफ हम ले लेते हैं, ये रिप्रेजेंट करा है ओ से ऊपर इन्फ्लेशन, और नीचे वाला जो सेक्शन है इसको हम कहते हैं आपका डिफ्लेशन। समझिए डियर स्टूडेंट्स, तो इन्फ्लेशन का मतलब है राइजिंग ट्रेंड, प्राइस यानी मूल्यों में वृद्धि को दर्शाएगा। तो मूल्यों में वृद्धि हमेशा प्रतिशत में होती है, प्रतिशत में। तो जैसे 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6 तक हम ले लेते हैं। तो जैसे ये शो करा है +1% राइज को, +2% राइज को, +3%, +4%, 5%, +6%। नीचे की तरफ तो अब ये 1 से आ गया, यहां पे हम ले लेते हैं 0, 0 से फिर जब नीचे जाएगा तो माइनस में आएगा, तो यानी बेस प्राइस से भी नीचे। तो अब इधर ले लेते हैं नीचे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जैसे -1%, -2%, -3%, -4%, -5% एंड -6%। घटते हुए क्रम में, यानी माइनस में, 0 से भी नीचे जाना, अविस्फीति, और ऊपर मुद्रास्फीति। तो अब देखते हैं कि मूल्य का जो साइकिल है वो कैसे चलेगा। तो जैसे सपोज इस तरीके से वो जर्नी कर रहा है।
तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि ये बेस प्राइस हम ले लेते हैं, जैसे किसी भी वस्तु को कोट कर ले, सपोज मिल्क हम ले लेते हैं, दूध, इस पे हम कोट कर लेते हैं मिल्क को, और हम ले लेते हैं कि मिल्क का जो अभी मूल्य है सपोज 50 रुपए प्रति लीटर, हमने इसको कोट कर लिया। इसका बेस प्राइस 50 रुपये पर लीटर है। अब हमें यह समझना है कि इस 50 रुपये पर लीटर का जो प्राइस ट्रेंड है, जो इसकी मूल्यों की प्रवृत्ति है, वो किस प्रकार से बढ़ रही है और किस प्रकार से घट रही है। तो समझते हैं पहले। तो हमने देखा कि यहां ये जो वस्तु है इसका मूल्य में कितनी गिरावट है, मूल्य में -3% की क्या है, गिरावट है, -3% की गिरावट। यानी जो वस्तु है वो अपने बेस प्राइस से भी कितने नीचे बिक रही है, -3%। लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि इसमें इंक्रीज हो रहा है। जैसे ये जो ट्रेंड है ये शो कर रहा है ऊपर की तरफ जाने का, ये अब दूसरा कलर, अच्छा पता नहीं दिखे या नहीं, चलिए इसको रखते हैं। अब ये धीरे धीरे ऊपर राइज कर रहा है, जैसे +1%, +2%, +3%, +4%, और डियर स्टूडेंट यहां पे आकर के कितना रुक गया, जिसे हम कह रहे हैं +5%। तो अब इसमें +5% या 5% की क्या हो गई है, मूल्य में वृद्धि। अच्छा, ये 5% की मूल्य में वृद्धि किसकी तुलना में है, इस बेस प्राइस की। ये मूल्य में गिरावट किसकी तुलना में है, इस बेस प्राइस की। तो यानी अगर मैं कहूं कि 50 रुपए का 3%, तो आप कहेंगे 1.5 रुपए। तो यानी अब अगर ये बिक रहा है यहां पे, तो 50 में से जब आप 1.5 घटाएंगे तो आप कहेंगे सर 48.5 रुपये पर लीटर। तो यानी इसका मूल्य बेस प्राइस से भी घट के कितना चला गया, 48.5, यानी 48.5 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से ये बिक रहा है। अच्छा, अब यहां पे कितनी वृद्धि हो गई है, तो यहां पे ये बिक रहा है 52.5 रुपये प्रति लीटर। यानी अब इसमें कितनी वृद्धि हो गई, कितना महंगा हो गया ये, कि यानी 52 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से ये बिक रहा है। तो जब हम इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को देखते हैं तो ऐसे देखा जाता है। तो डिफ्लेशन का मतलब होता है कि मूल्यों में इतनी, इसलिए मैं कह रहा कि हर मूल्य में गिरावट क्या है, डिफ्लेशन नहीं होती। डिफ्लेशन का मतलब है कि मूल्यों में इतनी गिरावट हो गई है कि वो कहां पे चला गया है, माइनस में चला गया, यानी बेस प्राइस जो उस वस्तु का है उससे भी नीचे पे वो बिक रहा है। बात समझे ना। इसीलिए जो अविस्फीति की स्थिति होती है बहुत खतरनाक होती है, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए वह स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती। अब देखो इसमें एक पॉइंट समझिए, जैसे आगे फिर क्या हो रहा है इसमें कि फिर इसके मूल्य में गिरावट हो रही है, जैसे यहां 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 ये, और फिर ये घट के कहां गया, 0 पे। तो अब हम इसको कहेंगे, तो जैसे 5% है तो यहां पे कितना, +1% की गिरावट। फिर हम कहेंगे +2% की गिरावट, फिर हम कहेंगे +3% की गिरावट, फिर हम कहेंगे +4% की गिरावट, और फिर डियर स्टूडेंट्स ये कहां पे आ गया, 0 पे, और 0 से नीचे। तो अब ये जो पॉजिटिव गिरावट है, ये जो गिरावट आप देख रहे हैं मूल्यों में, अब ये भी तो गिरावट किस में है, मूल्य में। लेकिन यह मूल्य में गिरावट कभी भी अविस्फीति नहीं कहलाती है। इसको समझने के लिए हम एक जो टर्म यूज करते हैं वो टर्म होता है जिसको बोलते हैं डिसइंफ्लेशन। इसका हिंदी नहीं है उपलब्ध, इसलिए आपको इसको डिसइंफ्लेशन, डिसइंफ्लेशन का मतलब होता है पॉजिटिव डिक्लाइन इन इन्फ्लेशन, यानी मुद्रास्फीति में होने वाली सकारात्मक गिरावट। तो यानी ये क्या है, ये एक पॉजिटिव डिक्लाइन को शो कर रहा है, एक सकारात्मक गिरावट को शो कर रहा है इन्फ्लेशन में। तो इसलिए आपको यह याद रखना होगा कि हर गिरावट डिफ्लेशन नहीं है। ये डिफ्लेशन कब होगी, जब ये यहां से नीचे आएगी, यानी 0 पे आने के बाद फिर 0 से नीचे जब ये जाएगी तो -1%, 2, 3 जहां तक भी जा रही है, तो वो माइनस से नीचे की अवस्था क्या है,
उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन की अवस्था बोलते हैं। तो जब भी आपके समक्ष ये दो अवधारणाएं आए कि मुद्रास्फीति क्या है और अभिस्फीति क्या है, तो अभिस्फीति बिल्कुल उलट है। मुद्रास्फीति में जहां प्लस में इंक्रीज हो रहा है, वहीं पे अभिस्फीति में क्या हो रहा है, माइनस में गिरावट हो रही है। पॉजिटिव डिक्लाइन है तो पॉजिटिव डिक्लाइन डिसइंफ्लेशन है, माइनस में डिक्लाइन है तो फिर क्या है, डिफ्लेशन है। मतलब ऐसे समझो, अगर मैं कहूं यहां पे समझाने के लिए, पॉजिटिव डिक्लाइन बराबर जो आपने लिखा है डिसइंफ्लेशन, डिसइंफ्लेशन। फिर मैं कहूं यहां पे नेगेटिव डिक्लाइन, नेगेटिव डिक्लाइन, ये आपका है डियर स्टूडेंट्स, जिसको अविस्फीति या आप डिफ्लेशन के नाम से जानते हैं। ये दोनों बात ध्यान रखें। तो डिफ्लेशन का मतलब प्राइस माइनस में चला गया और निरंतर गिरावट हो रही है। बात क्लियर है? अच्छा, अब इसमें यह भी ध्यान रखना, जैसे यहां पे ये क्या है, +1% का राइज, +2% का राइज, +3% का राइज, +4% का और +5। तो जब तक ये कॉन्टिन्यूअस राइज हो रहा है तो इसको बोलते हैं रिजिनफ्लेशन। रिजिन का मतलब एक कॉन्टिन्यूअस राइज इन द इन्फ्लेशन। और फिर जब जिस स्टेज पे जाके रुक गई है तो वो है इन्फ्लेशन सेटल्ड, कि भाई 5% पे आके स्टेबल हो गई, तो हम कहेंगे कि इकोनॉमी में अब 5% की जो दर है उससे मुद्रास्फीति या 5% की दर पे मुद्रास्फीति बनी हुई है। जब उसमें डिक्लाइन शुरू होगा तो अब हम कहेंगे डिसइंफ्लेशन हो रहा है। जैसे इन्फ्लेशन सपोज 10% चल रही थी और वो घट के कितनी हो गई, 5%, 6%, 5%, 4%, 3% पे आ गई, तो हम ये नहीं कहेंगे कि डिफ्लेशन हो गया, नहीं, हम कहेंगे कि डिसइंफ्लेशन हुआ, क्योंकि 10% से घट करके वो 3% पे आ गई, तो इकोनॉमी के लिए अच्छा साइन है। बात समझे ना ये। लेकिन यदि वो बेस पे आ जाए, बेस का मतलब जो ऐसा मूल्य है उस तरह का कि जिसके नीचे जाने पे उसको लॉस ही होगा, और उसके नीचे जाकर के यदि अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाएं बिक रही हैं तो वो क्या कहलाती है, वो एक खराब जो है संकेतक होता है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए। अच्छा, इसमें एक बात और समझना, ये जो अवस्था है इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें क्या है, ये अवस्था शो कर रही है जिसको हम बोलते हैं मूल्यों में क्या होना, मूल्यों में सुधार का होना। इस अवस्था में मूल्यों में सुधार हो रहा है, रिकवरी इन प्राइस हो रहा है। अच्छा, ये मूल्यों में सुधार किसकी वजह से होता है, यह हो सकता है सरकार के द्वारा या आरबीआई के द्वारा इस प्रकार के कदम उठाए गए हों। तो जब इस प्रकार से मूल्यों में रिकवरी हो, और ये रिकवरी स्वतः नहीं होती है, इस पे जरूर कोई ना कोई जो है एक्सटर्नल फोर्स जो है वो लगाना पड़ता है, ठीक है ना, कोई बाहरी शक्ति इसमें इन्वॉल्व होती है, चाहे वो सरकार हो, कोई भी स्टेप ले, कुछ भी करे, या आरबीआई है वो कुछ भी करे। जब उस तरह के प्रयासों के चलते ये रिकवरी हो तो इस स्टेज को ही हम बोलते हैं, अंग्रेजी में आप लोग पढ़ते हैं रिफ्लेशन। तो रिफ्लेशन का मतलब ये जो स्टेज है ये वाली, यही आपकी है रिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन, रिफ्लेशन, रिजिनफ्लेशन और डिजिनफ्लेशन। तो ये अवस्था डिफ्लेशन, ये रिकवरी की अवस्था यहां तक, रिफ्लेशन ऊपर, रिजिनफ्लेशन, ये इन्फ्लेशन, और फिर ये पॉजिटिव डिक्लाइन, डिफ्लेशन। तो ये 4 टर्म मैं इधर लिखता हूं, आप लोग याद रखना, जब हम आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे तो समझेंगे। हमने समझा है डिफ्लेशन, फिर इसमें रिकवरी को हमने समझा है रिफ्लेशन, फिर उसके ऊपर की अवस्था को हमने समझा है रिजिनफ्लेशन, और फिर एक स्टेज पे इन्फ्लेशन, और फिर हमने समझा है डिजिनफ्लेशन। तो ये 4 शब्द हमने समझे हैं। उसी के साथ साथ हमने यह भी समझने का प्रयास किया है कि किस प्रकार जो है मुद्रास्फीति बढ़ती है, किस प्रकार से मुद्रास्फीति के पीछे ऐसे 2 महत्वपूर्ण कारक जो उसको बढ़ाने में योगदान देते हैं, जिसमें एक को हमने कॉस्ट पुश और दूसरे को डिमांड पुल के नाम से जाना। आशा करता हूं ये डिस्कशन, ये परिचर्चा आप लोगों की समझ में आएगी। धन्यवाद डियर स्टूडेंट्स।